নমস্কার, আমি চন্দন চ্যাটার্জি। আজকে আমাদের বাক স্বাধীনতার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আপনারা জানেন আমরা এই অনুষ্ঠানে সময় সময় নানান ইস্যুতে আমরা কথা বলি এবং আমাদের সাথে সম্মানীয় অতিথিরা থাকেন। আজকে আমাদের সাথে এরকমই একজন আছেন, দিল্লির নয়ডাতে থাকেন এবং উনি দিল্লি সুপ্রিম কোর্টের একজন অধিবক্তা, অ্যাডভোকেট অনুপম ত্রিপাঠী। তো ওনাকে আমরা আজকে পেয়েছি। আজকে আমরা কথা বলবো ডক্টর কাফিল খানের উপরে। ডক্টর কাফিল খান আমরা জানি উনি ছাড়া পেয়েছেন 2-3 দিন আগে, এবং ওনার উপরে হওয়া যে সমস্ত অন্যায় হয়েছে এবং এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে কথাগুলো বলেছে তার উপরে ভিত্তি করে আজ আমরা কথা বলবো। আমরা জানতে চাইবো অ্যাডভোকেট অনুপম ত্রিপাঠীর কাছ থেকে আজকে আমরা এই বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং জানতে চাইবো আজকের আমাদের যে আলোচনা সেই আলোচনা আমরা হিন্দিতে করব, বাংলায় করব না, কারণ অ্যাডভোকেট অনুপম ত্রিপাঠী বাংলা বলতে পারবেন না, বুঝতেও পারবেন না, সেই জন্য আমরা আজকের সম্পূর্ণ আলোচনাটা হিন্দিতে রাখবো। तो एडवोकेट अनुपम त्रिपाठी साहब, आपको एक्सप्रेस खबर का आज का इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार चंदन जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। नमस्कार, आपने टाइम दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक बंगाली न्यूज चैनल है और इसमें आज का जो प्रोग्राम का जो हमारा इसका जो एक प्रोग्राम का नाम है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच इस प्रोग्राम का नाम है और हम लोग इसको बांग्ला में कहते हैं वाक स्वाधीनता। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वाक स्वाधीनता का आज का जो ये पर्व है, इसमें आपको स्वागत है। मैं अनुपम जी थोड़ा सा भूमिका देना चाहूंगा। जो घटनाएं डॉक्टर कफिल खान के साथ हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट लास्ट फरवरी में एनएसए लगाया डॉक्टर कफिल खान के ऊपर, और उसका कारण यह था कि उन्होंने सीएए के ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने स्पीच दिया था और उस स्पीच के ऊपर बेस करके उनको अरेस्ट किया और उनको मथुरा जेल पे लाया गया। हमने डॉक्टर कफिल खान को सुना, जब वो बाहर आए उनका पहला जो शब्द था कि मैं नहीं झुकूंगा और मुझे कोई झुका नहीं सकता, जो सच है मैं वो बोलता रहूंगा। और मुझे फंसाया गया। जो अस्पताल में 70 बच्चों का मौत हुई थी बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में 2017 में, उनका कातिल कौन, ये जो प्रश्न मैं पूछा था मेरे ऊपर दूसरा जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसको लेकर, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन में भी जब मेरे को क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद जब सरकार ने मेरे को कुछ कर नहीं पाए, मेरे को यही एनएसए लगाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके, और मुझे बोला कि मैं दंगा भड़काने का कोशिश किया, ऐसा कोई बात नहीं किया। तो प्राइमरीली मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या था उनका उस स्पीच में जिसलिए उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, और क्या वो एनएसए जायज था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अनुपम जी। जी देखें, ऐसा है, ये स्पीच इन्होंने जब सीए के काले कानून के खिलाफ सभी जगह पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो डॉक्टर कफील खान ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के करीब 200 से 300 स्टूडेंट्स की ऑडियंस थी जहां पे उन्होंने ये स्पीच दी। ये स्पीच यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस स्पीच को मैं लगभग 25 से 30 बार लिटरली मैं सुन चुका हूं, देख चुका हूं, ठीक है। और मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि इस स्पीच में डॉक्टर कफील खान ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो कि एनिमिटी बिटवीन टू रिलीजियस ग्रुप्स को बढ़ावा देती है। जो सेक्शन इनिशियली उनपे इंडियन पीनल कोड का लगाया गया वो यही लगाया गया कि भड़काऊ भाषण है और दो ग्रुप्स के बीच में या दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी क्रिएट करने का इन पे आरोप लगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस स्पीच में जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि इस स्पीच में इन्होंने दो बातें जरूर कही। एक, इन्होंने ये कहा कि योगी जी मैं आपसे डरता नहीं हूं, बराबर अपनी आवाज उठाते रहूंगा। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा अमित शाह जी के लिए, आपको गुजरात में पता होगा मोटा भाई कहते हैं, मोटा भाई बड़े भाई को कहा जाता है, अमित शाह को अक्सर मोटा भाई कहा जाता है, बड़े भाई की तरह। गुजरात में मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई होता है। तो उन्होंने कहा मोटा भाई मैं आपसे डरता नहीं हूं, अपनी आवाज उठाते रहूंगा। ये दो बात उन्होंने स्पीच में कही थी। इसके अलावा उन्होंने जो भी बातें करी थी वो देश को जोड़ने वाली बातें थी,
इट वॉज अबाउट यूनिटी, इट वॉज अबाउट इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। और सीए के काले कानून के खिलाफ जो वाजिब बात है वो उन्होंने स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करी थी। बताना चाहता हूं कि सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 150 PILs हैं, जिसमें एक मैं स्वयं पिटिशनर हूं, पिटिशनर नंबर 21, 21वीं नंबर की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मेरी भी है सीए के काले कानून के खिलाफ। ठीक है जी। तो ये उन्होंने बोला था और इसमें कोई आपत्तिजनक बात उन्होंने नहीं करी थी। बाद में देखा गया कि इसी केस का आरोप लगा के उनको इनिशियली अरेस्ट किया गया और आगे जाके NSA तक लगाया गया, जिससे अब जाके वो एक शानदार 42 पन्ने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट आई है, जिससे वो बाइजन बरी होके आए। ये मेरे इनिशियल थॉट्स हैं। जी चंदन जी पूछे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उनके साथ यूपी सरकार की ये दुश्मनी क्यों है और कहां से ये शुरू हुआ, ताकि एक आदमी, एक डॉक्टर है, एक तो उनका नौकरी चला गया, एक कारण उनको बाहर कर दिया गया हॉस्पिटल से, आज उनके पास नौकरी नहीं है, और उसके बाद भी लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, उनके भाई के ऊपर गोलियां चली, उनके परिवार को परेशान किया गया। तो आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक है, और है तो क्यों है? आता हूं मैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा चंदन जी आपने, मैं जवाब देता हूं। 2017 में आप लोगों को याद होगा सभी भाइयों को कि गोरखपुर के BRDB मेडिकल कॉलेज में जहां 400 बच्चों का पीडियाट्रिक वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे बहुत छोटे होते हैं जिनका भी जन्म हुआ होता है, उनको रखा जाता है, और खास करके वहां ऑक्सीजन की सप्लाई की भारी मात्रा जरूरत होती है, बड़ी भारी मात्रा में। इस पीडियाट्रिक वार्ड में डॉक्टर कफील खान एज अ पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर कफील खान का बता दूं डॉक्टर है और स्पेशलिटी उनकी पीडियाट्रिशियन की है, बच्चों के डॉक्टर है। करेक्ट। वो उस समय वहां पे काम किया करते थे BRDB मेडिकल कॉलेज। BRDB मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, जब वो छुट्टी पे थे, उन्होंने बाकायदा छुट्टी ली हुई थी, घर पे थे, छुट्टी पे थे, तो एक अचानक उनको फोन आता है इमरजेंसी में और पता चलता है कि बच्चों की जान जा रही है, कुछ ऑक्सीजन को लेके दिक्कत आ गई है, क्या आप आ सकते हैं? डॉक्टर कफील खान अपना सारा काम छोड़ करके, घर वगैरह छोड़ करके कहते हैं मैं तुरंत पहुंचता हूं। पहुंचते हैं BRDB मेडिकल कॉलेज पीडियाट्रिशियन वार्ड। वहां पे वो पाते हैं कि जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा होता है इस वार्ड को, जहां 400 बच्चे भर्ती थे, छोटे छोटे बच्चे, 1 साल की उम्र से भी कम बच्चे, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई की दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। डॉक्टर कफील खान और उनके साथ जो भी इमरजेंसी में जूनियर बच्चे थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, बच्चे नहीं माने, डॉक्टर्स वगैरह थे, और अलग मेडिकल इंटर्न्स वगैरह थे, स्टूडेंट्स वगैरह थे, सबके साथ मिल करके जल्दी जल्दी जो भी किया जा सकता है अंडर दी सर्कमस्टेंस उन्होंने करना शुरू किया। चाहे वो CPR देना हुआ, चाहे डॉक्टर कफील खान ने, मैं बता दूं, जब ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रहा था तो उन्होंने फिर प्राइवेट फोन्स करने शुरू किए, अपने जानने वाले केमिस्टों को, डॉक्टरों को, अन्य और अस्पताल में जानने वाले डॉक्टरों वगैरह को, ये ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर्स को, प्राइवेट ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर्स को, और कहा कि यार सिलेंडर सप्लाई करो, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बच्चे मर जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद आप लोगों को वेल नोन है, जैसे मीडिया में खबर वगैरह आई, वहां पे करीब 78 बच्चों की जान गई। तो मीडिया, ये जो आजकल सोल्ड मीडिया है, जो भारत सरकार और यूपी सरकार का बिका हुआ मीडिया है, उन्होंने जोर जोर से फैलाया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने जोर जोर से फैलाया कि 77 बच्चों की, 78 बच्चों की मौत हो गई, कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार। ये मीडिया ने नहीं बताया कि वहां 400 बच्चे थे जमा और 330 बच्चों की जान बचाई गई। तो हालात थी 400 के 400 बच्चों की। देखिए, अगर ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा तो कौन बचेगा? 400 बच्चों की जान जा सकती थी, 78 बच्चों की जान गई, 330 बच्चों की जान बची। एनीवेज, मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और फिर किसी पे तो ब्लेम जाना था, तो सबसे पहले इसमें 8 डॉक्टरों को जो वहां मौजूद थे उनको अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया, जिसमें एक डॉक्टर कफील खान थे। ठीक है। अच्छा, अब मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया कि ये देखिए, ये डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चों की जान गई, ये डॉक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों की जान गई।
डॉक्टर्स गए जेल में। उसके बाद एक कमिटी को बनाया गया, एक कमिटी को स्थगित किया गया, एक कमिटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू कि किसका जांच की जाएगी और पता चले कि कौन वाकई में जिम्मेदार है, क्या ये 8 डॉक्टर जिम्मेदार है। कमिटी ने 3 महीने के बाद रिपोर्ट सबमिट करी, तब तक ये लोग जेल में थे, डॉक्टर कफील खान भी जेल में थे, ठीक है। कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट करी और कमिटी ने ये पाया कि ये जो डॉक्टर कफील खान हैं, इन्होंने अपने हेरोइक एफर्ट्स, अपने प्राइवेट बल पे, अपने बल पे, अपनी क्षमता के बल पे पूरी मेहनत करी बच्चों को बचाने की। और सच ये है कि 400 बच्चों में 330 बच्चों की जान बचाने वाला एक डॉक्टर और उसके साथ सहयोगी 7 डॉक्टर्स, उसका नाम था डॉक्टर कफील खान। 78 बच्चों की जरूर जान गई, लेकिन 330 बच्चों की जान बचाने वाला डॉक्टर कफील खान था, जिसने अपने बल पे प्राइवेट सिलेंडर्स मंगाए, कुछ को अपने जेब से पैसे दिए, कुछ को एटीएम से निकाल के पैसे दिए, कहा पैसे बाद में मिल जाएंगे लेकिन अभी सिलेंडर सप्लाई करो, इमरजेंसी है, बच्चों की जान चली जाएगी, और 330 बच्चों की जान बचाई। ये पाया पहली कमिटी ने, ठीक है। ये कमिटी की रिपोर्ट फाइनली 2 महीने इस रिपोर्ट पे जो स्टेट सरकार थी, यूपी की स्टेट सरकार थी, वो बैठी रही। क्यों? क्योंकि कमिटी ने सिर्फ इतना ही नहीं पाया, कमिटी ने ये भी पाया, ये बात आप लोग सुने, आपके सभी दर्शक, बहुत जरूरी है जानना। कमिटी ने ये भी पाया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर, देखिए बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, इसकी जिम्मेदारी फाइनली यूपी की हेल्थ डिपार्टमेंट, यूपी की हेल्थ मिनिस्ट्री पे आती है, ठीक है, वो इसको चलाते हैं। पाया गया ये कि 78 लाख रुपए का एक बिल पेंडिंग था महीनों से, 2-4 महीनों से ऑक्सीजन सप्लायर का। तो ऑक्सीजन सप्लायर ने बहुत सारे नोटिसेस दिए थे और इन लोगों को कहा था मेरा बिल पे करिए वरना ऑक्सीजन काट दिया जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। 4 महीने तक नोटिस देने के बाद भी उसका बिल का पेमेंट नहीं किया गया यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, यूपी की हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। दे डिड नॉट पे हिम। उसके कारणवश जो ऑक्सीजन सप्लायर था, जो प्राइवेट ऑक्सीजन सप्लायर था, उसने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सप्लाई बंद कर दिया, जो कि ऑफ कोर्स गलत था, उसने इलीगल काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बंद कर दिया, जिस कारण से बच्चों की मौत हुई। तो कमिटी ने ये पाया कि भाई अल्टीमेटली ये जो डॉक्टर्स है इन्होंने तो जान बचाई है 330 बच्चों की, जो 78 बच्चों की जान गई है वो बिल पे ना होने के कारण से गई है। वो बिल जो ऑक्सीजन सप्लायर था इसमें वो जिम्मेदार है, और उसका बिल क्यों नहीं पे हुआ, जिसके लिए यूपी की हेल्थ डिपार्टमेंट, यूपी का हेल्थ मिनिस्ट्री, हाँ, मिनिस्टर साहब से लेकर जो सेक्रेटरी होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो जिम्मेदार है, उन्होंने क्यों नहीं पेमेंट किया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं पे किया। डॉक्टर्स की थोड़ी ना जिम्मेदारी, डॉक्टर्स का काम है बच्चों को देखना, ये थोड़ी ना जिम्मेदारी है कि सिलेंडर का जो है पैसा देखना कि पे हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने बाइज्जत जो है कहा, रिपोर्ट में लिखा कि डॉक्टर कफील खान इज इन फैक्ट हीरो ऑफ दिस स्टोरी, ही शुड नॉट बी मेड एन अक्यूज्ड, ही इज द हीरो हु हैज सेव्ड 330 चिल्ड्रन। अब सुनिए, जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई, मैं सारे दर्शकों को बोलूंगा, अनुपम जी का बातों से अभी एक बहुत बड़ा बात सामने आया है और हमारे उधर के काफी लोगों को ये नॉलेज नहीं होगा। हालांकि बंगाल से लेके उधर पूर्वी भारत में सब लोग काफिल खान के साथ खड़े थे, ट्वीट कर रहे थे, ट्रेंड कर रहे थे, सारे लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा बात जो अभी बताई हमारे वकील साहब ने, अनुपम त्रिपाठी जी ने, कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई वहां पे उनको हीरो बोला गया, हीरो, ही इज अ हीरो। तो एक हीरो को जिसने अपने जान पे खेल के बच्चों को बचाने की कोशिश की, अपने एटीएम से पैसा निकाल के दी, उनके साथ इतना बड़ा बर्ताव। अब आगे हम बात करेंगे, लेकिन अनुपम जी के पास फिर जाएंगे, वो कुछ बोल रहे थे आगे, उनको सुनेंगे, और हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस है। आज हम अपने दर्शकों को ये सारी चीज सामने बताना चाहते हैं। अनुपम जी, आगे बढ़ता हूं। देखिए, इस कमिटी को जो बनाया गया था, कमिटी को कहा गया था 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दे दी है, लेकिन भारत में जैसे होता है, कमिटी के अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा समय लग गया, फिर कमिटी ने भी जब जांच करी उनको समय लग गया। इवेंचुअली कमिटी 3 महीने नहीं 6 महीने में उन्होंने फाइनली अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी और रिपोर्ट दी। इस पूरे 6 महीने के दौरान डॉक्टर कफील खान जेल में रहे, और भी अन्य 7 डॉक्टर्स और थे जो जेल में रहे, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 6 महीने में कमेटी ने तो अपनी जांच कर ली और रिपोर्ट सबमिट कर दी यूपी की स्टेट सरकार को, ठीक है। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ऑब्वियसली उसके बाद वो रिपोर्ट जाती इलाहाबाद हाईकोर्ट और फाइनली ये सब लोग 6 महीने के बाद छूट जाते। लेकिन यूपी सरकार, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए, यूपी सरकार उस रिपोर्ट पे 2 महीने बैठी रही क्योंकि वो रिपोर्ट यूपी सरकार को सूट नहीं करती थी। हाँ, यूपी सरकार उस रिपोर्ट पे 2 महीने बैठी रही। फाइनली 2 महीने के बाद जब आरटीआई वगैरह डाला गया वगैरह वगैरह, ये रिपोर्ट सामने आई, तब यूपी सरकार ने इस रिपोर्ट को सामने पब्लिक में आने दिया। ये रिपोर्ट फिर हाईकोर्ट तक पहुंची, इलाहाबाद हाईकोर्ट तक, और फाइनली तब तक 8.5-9 महीने बीत गए थे जब इस रिपोर्ट को देख करके इसके बेसिस पे फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के साथ बाकी सभी 7 डॉक्टर्स या जो मेडिकल ट्रेनिंग वगैरह थे उन सबको जो है बेल दी। हाँ, और ये लोग रिहा हुए। तो ये मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, एक तो ये रिपोर्ट की बात है, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया, इनको बेल दी वगैरह। जरूरी बात ये है, अनफॉर्चुनेटली जो इस देश में पिछले 6 साल से देखा जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे अभी हाल में हमने तबलीगी जमात के समय देखा, 2 महीने स्टोरी चलाई कि तबलीगी जमात ने जो है पूरा कोविड फैला दिया, कोविड फैला दिया। फाइनली जब 3 हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के एक मेंबर को बाइज्जत बरी किया और ये तक कहा कि मीडिया अनफेयर थी और गवर्नमेंट अनफेयर थी लोगों पे, तो मीडिया ने एक स्टोरी ऐसी नहीं चलाई, 1 घंटे तक नहीं चलाई, और ऐसे चलाया था 2 महीने। इसी प्रकार से उस समय भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब टीवी वाला मीडिया, ये बड़े बड़े चैनल, इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया था कि 78 डॉक्टरों की जान ले ली डॉक्टर कफील खान ने। ये देखिए 78 बच्चे मर गए, 78 बच्चे मर गए। उसके बाद जब ये बरी हो गए, इनको बेल मिल गई, कमेटी ने रिपोर्ट में ये कहा कि 330 बच्चों की जान बचाने वाला डॉक्टर कफील खान है। 78 बच्चों की जान लेने वाला डॉक्टर कफील खान नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर और यूपी की हेल्थ मिनिस्ट्री है जिन्होंने उसकी पेमेंट नहीं करी। ये स्टोरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं करी, तो वो नैरेटिव कंटिन्यू रहा। आज भी देश भर में लोग सोचते हैं, जब डॉक्टर कफील खान का नाम आता है तो लोग सोचते हैं वो जो 78 बच्चों की जान चली गई थी जिसमें वो जेल गया था। लोगों को ये नहीं पता है कि क्यों डॉक्टर कफील खान की इतनी फॉलोइंग हो गई है। इस कारण से, क्योंकि जो सत्य जानते हैं उनको समझ में आया कि यार ये तो हीरो आदमी जिसको जबरदस्ती प्रताड़ित किया गया। तो ये सब कुछ हुआ था। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट केस। ये अब हम लोग 1 साल पुरानी 2017 की बात, 2018 की बात कर रहे हैं। ये था सारा बैकग्राउंड। यहां से ये जेनेसिस था जहां से कहीं पे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ बिटवीन द यूपी स्टेट गवर्नमेंट एंड डॉक्टर कफील खान। यूपी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हुई, क्योंकि जिसको उन्होंने बनाया, सामने खड़ा किया, कहा कि ये मुल्जिम है, वो बाइज्जत वहां से टूट गया और कहा गया ये मुल्जिम नहीं, ये तो हीरो लायक है, इसने जान बचाई है। नैरेटिव चेंज हो गया, वहां से उनको एम्बैरेसमेंट हुई। ये शुरुआत है इनके केस की, जो आगे जाके फिर बढ़ा और जो अब हाल का हुआ है। इतना मैं कहना चाहूंगा। बताएं चंदन जी, आगे पूछे। अब एक डॉक्टर जो जान पे खेल के बच्चों को बचाता है, एक डॉक्टर जो उसके लिए जेल में भी चला जाता है, जिसको आप कहते हैं कि हीरो बनाना चाहिए था, उनको जीरो बनाने के लिए सिर्फ कोशिश नहीं किया गया, उनको मानसिक शारीरिक टॉर्चर भी किया गया। उनको जेल के काल कोठरी में धकेल दिया गया 7-8 महीने के लिए, और उसके बाद वो बाहर आते हैं तो उसको मतलब रिलीफ नहीं मिलता। उसके ऊपर और भी केसेस लगाने का कोशिश होता है, उसका परिवार के ऊपर प्रेशर बिल्टअप होता है। उसके मेरे को जो मीडिया रिपोर्ट आई थी, चल चुकी है, भाई के ऊपर गोली चला था, गोली चल चुकी है। भाई के ऊपर जो गोली चली थी, क्या उन किन लोगों ने गोली चलाई, उनका कोई रिपोर्ट आई या उन लोगों को जेल में डाला गया आज के डेट में? अनुपम जी, आपके पास कोई खबर है उसकी? मैं जवाब देता हूं। देखिए, मुझे ज्यादा खबर नहीं है। ब्रदर वाले केस में जो मीडिया नैरेटिव बना सरकार की तरफ से, और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, वो ये कि इनके भाई पे गोली जो है इस केस से रिलेटेड नहीं थी, वो प्राइवेट डिस्प्यूट कोई प्रॉपर्टी का लेकर के था, वो सरकार ने कहा। डॉक्टर कफील खान उनकी फैमिली मेंटेन करती है क्योंकि एज अ बैकलैश ऑफ ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, उन पे गोली चली थी। और इंटरेस्टिंगली ये गोली 500 मीटर दूर वहां से चली थी जहां पे उस समय योगी आदित्यनाथ जी कोई अपनी रैली कर रहे थे, मतलब वो मौजूद थे। सोचिए, जहां चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी मौजूद है,
500 मीटर के अंदर डिस्टेंस पे इनके ब्रदर पे गोली चली थी, ये भी एक सत्य है। बाकी उसमें कुछ नहीं हुआ है केस में, एफआईआर वगैरह है, केस चल रहा है। भारत में आपको पता ही है ऐसे केसेस 30-30 साल चलते हैं, कुछ होता नहीं। ठीक। डॉक्टर कफील खान अब वो छूट गए जेल से, और आपने बताया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जी त्रिपाठी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये पूरा जजमेंट में भी फरवरी से लेके अब सितंबर तक इतना लंबा टाइम उनको रखना पड़ा वहां पे, क्या ये जजमेंट और जल्दी नहीं आ सकता था? तो अगर जल्दी आ सकता था तो क्यों ये डिले हुई? इसका कारण क्या है? एक निर्दोष, क्योंकि उन्होंने बोल दी है, अब नाउ इट इज डॉक्यूमेंटेड एज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ही इज इनोसेंट। उन्होंने बोल दी, उनको फंसाया गया, उनके ऊपर एनएसए गलत तरीके से लगाया। लेकिन नाउ क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन है, बड़ा मुद्दा है कि किसी को भी इस देश में क्या गलत इस तरीके का चार्जेस लगा के 7-8 महीने के लिए अंदर धकेल सकता है? अगर धकेल देता है तो न्याय प्रणाली कैसा होना चाहिए, और वो न्याय प्रणाली कितना फास्ट काम करना चाहिए? एक आदमी निर्दोष को 7-8-10 महीना 14 महीना अंदर रख के, ये तो गलत है सरासर। ये तो न्याय प्रणाली का भी जो है उनका भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठता है। अनुभव जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा है कि इस बार जो ये 8 महीने जेल गए, फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस बेंच ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो उनको बाइज्जत बरी किया और कहा कि एनएसए वगैरह इस पे गलत लगा था और केस को खारिज कर दिया। ये वाकई ये जजमेंट आई है 8 महीने के बाद, तो डॉक्टर कफील खान को इस बार भी 8 महीने जेल में रहना पड़ा। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए दिक्कत क्या है इस बार। इनिशियली इन पे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन लगे थे सिर्फ भड़काऊ भाषण के, ठीक है। वो सेक्शन पे जो इन पे इनिशियली लगा था, जिसपे 29 जनवरी इस साल उनको पिकअप किया गया था, मुंबई से डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, उसमें 11वें दिन में, माने 10 फरवरी को उनको बेल मिल गई थी। यूपी के ही मजिस्ट्रेट साहब ने उनको बेल दे दी थी आफ्टर एग्जामिनिंग द स्पीच एंड फाइंडिंग की स्पीच में कुछ गलत नहीं था, बेल मिल गई थी। लेकिन ये यूपी गवर्नमेंट, जिसका डॉक्टर कफील खान से पुराना, जैसे मैंने कहा 2017 से ये पूरा नाता चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है और कुछ उनको विंडिक्टिवनेस है, उनको प्रॉब्लम है इनसे, उन्होंने उसके बाद क्या किया, बेल मिलने के बाद भी 4 दिन तक, डिस्पाइट अ बेल फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, 4 दिन तक इलीगली डिटेन किया। 11 को भी रिलीज नहीं किया, 12, 13, 14 तक रिलीज नहीं किया, और 15 तारीख को रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से उन्होंने एनएसए लगा दिया, रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा काला कानून है, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात तो एनएसए लगाने के लिए आपको होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, स्टेट होम मिनिस्ट्री का। तो इसका मतलब ऑब्वियसली यूपी गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व थी, कोई छोटा मोटा केस नहीं था, ठीक है। उन्होंने जो है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, यूपी की होम मिनिस्ट्री ने, कि लगाओ इन पे एनएसए, जैसे कि कोई बहुत भारी टेररिस्ट है, जो कि जो दिखाता है कितनी विंडिक्टिव यूपी गवर्नमेंट है इनके खिलाफ, जबरदस्ती, ठीक है। जब एनएसए लगा दिया तो देखिए एनएसए का कानून बड़ा सख्त है। छोटा सा एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स दूंगा आपको, उससे आपको समझ में आएगा कितना सख्त कानून है। पहला, नॉर्मल इंडियन पीनल कोड के अगर सेक्शन लगे भारत में, तो 24 घंटे के अंदर कानून है कि आपको अरेस्ट किया गया, 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अपीयर कराया जाता है और बेल वगैरह की बहस होती है। एनएसए में ये 24 घंटे का समय नहीं होता है, 5 दिन का समय हो जाता है। 5 दिन तक आपको पुलिस हिरासत में रखे रहती है, ना कोई जज, ना कोई मैजिस्ट्रेट, कुछ नहीं, ठीक है। तो 5 दिन तक हिरासत में आपको रखा जा सकता है। सेकंड, जब आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर भी कराया जाता है तो आपको कोई बेल वगैरह ऑटोमेटिक नहीं मिलती है। 3 महीने की मिनिमम इसमें आपको डाला ही जाता है डिटेंशन में, कि 3 महीने आप सजा डिटेंशन में रहिए। एक कमिटी फिर बनती है, वो भी आपके एप्लीकेशन डालने के बाद एक कमिटी फॉर्म होती है, जिसमें फॉर्मर हाईकोर्ट के जज वगैरह होते हैं, रिटायर्ड। वो कमिटी बैठती है और 3 महीने के बाद कमिटी को रिपोर्ट देनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट को, प्लस सेंटर को, प्लस हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट को, कि हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे इन पे एनएसए सही लगा है कि गलत लगा है। अगर ऐसी कमिटी 3 महीने में रिपोर्ट नहीं दे पाती है तो 3 महीना फिर ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल जाता है और 6 महीने आदमी जेल में बैठ जाता है। एनएसए के काले कानून में इसी प्रकार से देखा गया है कि 1-1 साल तक आदमी जेल में रह सकता है, क्योंकि कमिटी को 4 ही मौके मिलते हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करना हाई कोर्ट को।
अगर पहले मौके में मिस कर जाएगी तो 3 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो आप गए 3 महीने प्लस 3 महीने 6 महीने जेल। अगले मौके में अगर रिपोर्ट नहीं रेडी हुई तो 9 महीने तक आप जेल गए। आप समझ में, इतना काला कानून। खतरनाक चीज। जी जी, अब आते हैं डॉक्टर कफील खान के केस में पर्टिकुलरली। इसमें देखिए, एक बार एनएसए लगा दिया इन पे, हाँ, उसके बाद कमेटी बन गई। कमेटी को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी। कमेटी अपनी रिपोर्ट बना रही थी, उससे पहले ये वैसे भी नहीं निकल सकते थे। इन्होंने सारे स्टेप्स लिए। इन्होंने ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, इनकी फैमिली, इनकी मदर के बिहाफ पे। बताइए, सीनियर सिटीजन माँ है 65 बरस की, ठीक है, कोरोना काल में, हाँ, जब सब कुछ बंद है, जब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है ऑनलाइन केसेस अपने ले रहा है, हाँ, हियरिंग्स जो है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं, इस तरीके से फिजिकल हियरिंग्स बंद है, तब अंडर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एक केस डाला गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि प्लीज ये केस को जल्दी निपटाया जाए, कोरोना टाइम्स है और डॉक्टर कफील खान, मेरे बच्चे जेल में बैठे हैं, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड हेल्प। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी देखिए कोरोना टाइम्स है, हमारी प्रॉपर हियरिंग्स भी नहीं हो पा रही हैं, हम इतना कर देते हैं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके केस को ट्रांसफर कर देते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में जांच करे, और कमिटी को भी हम कह देते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने कमिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। ये सब हो गया, समझ लीजिए मार्च 20 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का, मार्च 21 का ऑर्डर है, मुझे याद है मार्च 21 या मार्च 19 का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब समझिए, देखिए, कोरोना टाइम्स थे, ठीक है, लॉकडाउन वगैरह उसके बाद 21 मार्च वगैरह को हो गया, आपको पता ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी रेगुलर हियरिंग्स इनके मैटर में जब तक फाइल पहुंची वगैरह वगैरह जुलाई से पहले शुरू नहीं किया। जुलाई 1 से इनके केस में हियरिंग शुरू हुई है। 21 मार्च का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, पूरा मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। वो ये लोग पता करते थे क्या होगा, कब केस होगा, तो पता चला अभी फाइल ही नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट से वगैरह, ये जेल में बैठे सड़ रहे थे। जून से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हियरिंग स्टार्ट करी। हियरिंग्स में क्योंकि हम लोग बराबर वहां पे, हमें खबर आती रही, हमारी वहां टीम भी थी, विनय दुबे हमारे सोशल एक्टिविस्ट है, हर डेट पे 7 डेटों पे वो पहुंचे, तो पता ये चला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो स्टेट है, माने जो डबल एजी यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल है, और जो यूपी सरकार है, वो जान के डिले डायलिंग कर रही थी, हाँ, ताकि ये जल्दी ना छूटे। कमिटी की रिपोर्ट भी आ गई थी, फिर भी जो हियरिंग्स में वो डिले डायलिंग कर रहे थे। तो 1 हियरिंग हुई, 2 हियरिंग हुई, 3 हियरिंग हुई, 4 हियरिंग हुई, सब जुलाई की बात बता रहा हूँ। जब फाइनली जुलाई एंड आते आते इनकी फैमिली ने फिर कहा कि यार ये तो बड़ा डिले हो रहा है, ऐसे तो तारीख ही तारीख आती रहेगी। फिर इनकी फैमिली, बताइए, इनकी फैमिली 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, इंदिरा जयसिंह जी सीनियर एडवोकेट को एंगेज करती है, और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि आप इसमें प्लीज इंटरवीन करें, क्योंकि ये मैटर डिले हो रहा है और डॉक्टर कफील खान 7 महीने से जेल में बैठे हैं, प्लीज हेल्प। सुप्रीम कोर्ट फाइनली 5 अगस्त को एक बहुत ही बढ़िया उम्दा ऑर्डर पास करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है 15 दिन के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट को वन वे और द अदर ये केस डिसाइड कर देना है, इसमें डिले नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये भी रिमार्क करता है कि डॉक्टर कफील खान के लिबर्टी की बात है, एक आदमी 7 महीने से जेल में बैठा है, हिज लिबर्टी इज एट स्टेक एंड कोरोना टाइम्स है, यू कैन नॉट टेक हिज लिबर्टी फॉर ग्रांटेड, 15 डेज में पास एन ऑर्डर वन वे और द अदर। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है। ये डायरेक्शन के साथ मैटर वापस हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट की जो रेगुलर बेंच उस समय डिसाइड कर रही थी ये मैटर, उससे फिर ट्रांसफर ये मैटर होता है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एंड दिस मैटर इज देन टेकन अप बाय नन लेस देन द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, हिज बेंच, दे टेक इट अप। पहले दूसरी बेंच हैंडल कर रही थी, चीफ जस्टिस साहब गोविंद माथुर साहब ये मैटर को अब टेकअप करते हैं, कहते हैं मैं इसको डिसाइड करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, आई हैव टू डिसाइड इट बाय 20th ऑफ अगस्त, एंड देन देयर आर अ कपल ऑफ हियरिंग्स, एंड फाइनली 21 अगस्त को या कब आप लोगों को ऐतिहासिक 42 पन्ने की जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी है, जिसमें इनको रिहा किया है। तो ये होते होते देख लीजिए 8 महीने हो गए, और ये तब जब इन्होंने 2 चक्कर सुप्रीम कोर्ट लगाए। फाइनल चक्कर में, पहले चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देते हैं फास्ट करने के लिए, नीचे चल रहा होता तो सोचिए अभी बैठे ही होते ही। सेकेंड राउंड में सुप्रीम कोर्ट ये लोग फिर पहुंचे, इंदिरा जयसिंह जैसे सीनियर एडवोकेट को एंगेज करके
इन्होंने 15 दिन का डायरेक्शन मांगा कि 15 दिन में डिसाइड हो। ये सारा करने के बाद फाइनली 8 महीने में छूटे, वरना तो इसमें एनएसए में बता दो इतना खराब कानून है कि लोग एक साल तक, 1 साल के बाद छोड़ना पड़ता है, 1 साल तक तो आदमी जेल में रह ही जाता है। बहुत बार होता है कमेटी रिपोर्ट ही नहीं देती है, कमेटी बैठ जाती है, कहती रिपोर्ट अभी रेडी नहीं, खत्म 3 महीना फिर। सही बात। अब एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जब छूटे वो जेल से, उन्होंने 2 बात कही। एक, मैं झुकूंगा नहीं, कुछ भी कर लो आप, मैं झुकूंगा नहीं। एक दूसरा, उन्होंने बोला कि मैं एसटीएफ का, यूपी एसटीएफ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मुंबई से जब यूपी लाया तो उन्होंने मेरा एनकाउंटर नहीं किया। उन्होंने नहीं किया, मेरा विकास दुबे की तरह। जी है ना। तो सिचुएशन क्या इस लेवल पे है यूपी में, और यूपी एसटीएफ का मतलब कुछ भी हो सकता है। आज कफील खान जो बात की है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने चंदन जी। मैं इसमें एक बहुत जरूरी मुद्दे की बात है, आपने जो सवाल पूछा उसी पे मैं 5 पॉइंट्स आपसे शेयर करने वाला हूं। डॉक्टर कफील खान के डिटेंशन से लेकर, अरेस्ट से लेकर जेल तक के इस बार में, ये जो 8 महीने में जिसमें इलीगैलिटीज कमिट हुई है यूपी स्टेट के द्वारा, ये बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को जानना कि बताइए वो स्टेट गवर्नमेंट जो इनके खिलाफ केस डालती है, जो फाइनली खारिज हो जाता है ये कह के कि झूठा केस था, केस डालती है कि इन्होंने कोई क्राइम किया है, लेकिन वही यूपी स्टेट गवर्नमेंट 5 पॉइंट इलीगैलिटी कमिट करती है डॉक्टर कफील खान के साथ। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला पॉइंट समझिए, 29 जनवरी को यूपी एसटीएफ की टीम, 7 मेंबर्स की टीम इंक्लूडिंग आईपीएस अफसर, इनको मुंबई से उठाते हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यूपी की एसटीएफ टीम गई मुंबई, इनको अरेस्ट किया, नो प्रॉब्लम। वो टीम इनको 48 घंटे तक अनडिस्क्लोज लोकेशन ले जाती है। ये पहला इलीगैलिटी हुई है, 48 घंटे तक अनडिस्क्लोज लोकेशन ले जाना, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं करना। इंडियन, तब तक माइंड यू इन पे एनएसए नहीं लगा था, सिर्फ इंडियन पीनल कोड का भड़काऊ भाषण का इन पे आरोप था। ऐसे में इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के अनुसार 24 घंटे में कानून है, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराना पड़ता है। इन्होंने नहीं किया, 48 घंटे तक अनडिस्क्लोज लोकेशन में ले गए। इनकी डिटेंशन इलीगल थी। 24 घंटे के बाद इलीगल डिटेंशन हो जाती है अगर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया। तो पहला कानून जो तोड़ा यूपी की एसटीएफ की टीम ने, वो ये था कि इनको इलीगली 24 घंटे एक्स्ट्रा डिटेन किया रहा, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया। ये कानून का उल्लंघन है। ठीक है, वही पुलिस जिसका काम है चोर को पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना, जो कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसी पुलिस ने खुद कानून का उल्लंघन किया। ये पहला फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, यूपी की एसटीएफ टीम ने, बहुत बड़ी दुखद बात है, आपके व्यूअर्स से मैं शेयर करना चाहता हूं, यूपी की एसटीएफ टीम ने इनको अनडिस्क्लोज लोकेशन ले जाके, ये सभी मेरे भाइयों और बहनों, आपके सभी व्यूअर्स सुने, ये बात जरूरी है जानना, यूपी की एसटीएफ टीम ने इनको अनडिस्क्लोज लोकेशन जाकर के एक डॉक्टर की तरह, एक सिविल सोसाइटी के मेंबर की तरह, एक एक्टिविस्ट की तरह नहीं ट्रीट किया, बल्कि एक टेररिस्ट और एक हार्डन्ड क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया। इनके सारे कपड़े उतार दिए गए। मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है, बट यू नीड टू हियर दिस, योर व्यूअर्स नीड टू हियर दिस। इनके सारे कपड़े उतार दिए गए। ठीक है, ही वाज बट नेकेड। फिर एक डंडा लिया गया और इनको ऐश पे मारा गया उस डंडे से। ठीक है, और इनसे सवाल जवाब, इनसे इनकी इंटेरोगेशन शुरू हुई, और इस बीच इंटेरोगेशन में इनकी पिटाई की गई। जब देखिए, डॉक्टर कफील खान एक डॉक्टर है, कोई हार्डन्ड क्रिमिनल नहीं है, वो झेल नहीं सकता इस किस्म की प्रताड़ना। तो ये बेहोश हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे। जब ये अनकॉन्शियस हो जाते थे तो आधा बाल्टी भर पानी के मुंह पे मारा जाता था ताकि ये जगे। जब ये जगते थे फिर इंटेरोगेट किया जाता था, फिर डंडे से इनको मारा जाता था। 2 सवाल इस टॉर्चर के दौरान 48 घंटे इनसे पूछे गए, आपके व्यूअर्स से शेयर करना चाहता हूं। इतने बेतुकी सवाल, लेकिन आप लोग सुने। पहला सवाल पूछा गया, डॉक्टर कफील खान, क्या आपने एक पाउडर या चूरन बनाया है? वो चूरन ऐसा है जिसको आप देश भर में फैला देंगे और उस चूरन को खाते ही देश के बच्चे, देश की महिलाएं, देश के बुजुर्ग लोगों की जान चली जाएगी। क्या आपने ऐसा चूरन बनाया है? डॉक्टर कफील खान ने कहा, भाई मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरा काम जान बचाना है, मैं कोई मेडिकल लैब नहीं चलाता, कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ऑब्वियसली ऐसा चूरन नहीं बनाया है। कैसा सवाल है? फिर पिटाई हुई। दूसरा सवाल जाने आप लोग,
डॉक्टर कफील खान से कहा गया, क्या आप पिछले कुछ महीनों में जापान गए हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले हैं और आप भारत सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं जिसमें भारत सरकार को आप डिस्टेबलाइज करके गिराने वाले हैं जापान की सरकार के साथ मिलके। हाँ, फिर सुभाष चंद्र बोस जी, आप बंगाली हैं, नेताजी के भक्त होंगे, मैं भी नेताजी का भक्त हूँ, सारा देश है। नेताजी का नाम लेकर के कहा गया है कि जैसे नेताजी जापानियों को उन्होंने अप्रोच किया था ब्रिटिश सरकार को गिराने के लिए, ब्रिटिश सरकार को गिराने के लिए, वैसे क्या आप जापानियों के साथ मिल करके भाजपा सरकार को गिराने के काम कर रहे हैं? तो डॉक्टर कफील खान ने ये तक कहा, जी, दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। ऐसे में डॉक्टर कफील खान ने कहा कि अरे यार, मतलब क्या बेतुकी की बात कर रहे हो, मेरा पासपोर्ट इंपाउंडेड है 2017 से बीआरडीबी मेडिकल वाले केस के कारण। जब ऐसा केस होता है, क्रिमिनल केस होता है, तो जब तक बेल नहीं मिली होती पासपोर्ट इंपाउंड हो जाता है। मेरा पासपोर्ट आज भी कोर्ट में है, मुझे मिला नहीं है, मैं फॉरेन ट्रैवल ही नहीं कर सकता हूँ। तो जापान कहाँ से जाऊंगा और आप क्या बेतुकी की बात कर रहे हो? फिर इनकी पिटाई होती है। तो ये सेकंड पॉइंट है जो इनके साथ इलीगैलिटी हुई है, डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। सेकंड, प्रताड़ना, इस किस्म की पिटाई, टॉर्चर आप ही बताइए एक टेररिस्ट के साथ होता है या हार्डेंड क्रिमिनल के साथ? एक डॉक्टर आदमी, सिविल सोसाइटी का आदमी, समाज सेवक, बच्चों का डॉक्टर, उसके साथ ऐसी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है। कौन से संविधान में लिखा आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं? कौन से सीआरपीसी में लिखा है? कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? ये सरासर गैर कानूनी है। थर्ड पॉइंट पे आता हूं। 10 फरवरी को जब सब कुछ हो गया, 10 फरवरी को डॉक्टर कफील खान को बेल मिल गई लोकल मथुरा के मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से। 11 फरवरी को इनको छूट जाना चाहिए था। 4 दिन तक इनको इलीगली जेल में रखा गया, इनको छोड़ा नहीं गया। ये भी एक इलीगैलिटी कमिट हुई है। इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। उसके बाद एनएसए लगाया गया इन पे। ये तीसरा पॉइंट है जो इलीगैलिटी हुई है। चौथा पॉइंट इलीगैलिटी आप समझिए, जब इनको मथुरा फाइनली पहुंचाया गया और जेल में डाला गया आफ्टर गेटिंग ट्रांजिट बेल, उसके बाद इनको जेल के नॉर्मल बैरक में सीधे नहीं डाला गया। इनको शुरू के 5 दिन में इनको डाला गया जेल की काल कोठरी में, आइसोलेशन वार्ड में। आइसोलेशन वार्ड वो वाला वार्ड नहीं जो आजकल कोविड में है, जेल का आइसोलेशन वार्ड, जो एक काली कोठरी होती है सजा देने के लिए आपको, जहाँ की अगर आप कभी जेल गए हो, मैं एज अ लॉयर बता रहा हूँ, मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, यरवड़ा जेल की काल कोठरी मैंने देखी है। जो काल कोठरी होती है उसकी हाइट, जो सीलिंग होती है ना भाई साहब, वो 5 फीट की भी नहीं होती है। आदमी जान के सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। 2 तरफ से गैप्स होते हैं, एक तरफ से खाना दिया जाता है, दूसरी तरफ से एयर गैप, छोटी सी विंडो होती है। लाइट का कोई सोर्स नहीं होता है, छोटा सा बस वो इंडियन स्टाइल लैट्रिन होता है और कुछ नहीं वहां होता है, एक लाइट नहीं होती है। चूहे होते हैं, कॉकरोच होते हैं, बहुत ही गंदी जगह होती है, इट्स अ नाइटमेयर। वहां पे इनको 5 दिन तक डाल दिया गया। और अब सुनिए, वो डॉक्टर कफील खान जिनको 48 घंटे पहले टॉर्चर किया गया था, उसके बाद मुंबई से मथुरा तक लाया गया, थके हारे हैं, 3 दिन बीत गए हैं, 5 दिन इस कोठरी में बंद करके उनको एक रोटी नहीं दी गई। 5 दिन तक भूखा रखा गया। समझिए आदमी 8 दिन तक भूखा रहा। अगर ये एक क्या कहते हैं डायबिटीज के पेशेंट होते तो मर चुके होते, समझिए। और सिर्फ उस काल कोठरी में एक संतरी डेली आता था जो पानी मारता था ये देखने के लिए कि ये जिंदे हैं कि नहीं है, तो ये देख लेता था, जिंदा है, चले जाते थे। ये चौथी इनके खिलाफ इलीगैलिटी हुई। फाइनल 5वीं इलीगैलिटी पे मैं आ रहा हूँ। 5वीं इलीगैलिटी ये कि जो मथुरा जेल के जो जेलर थे, अब बताइए, इन पे जो लगाया गया है कानून, वो शुरू में लगाया गया था भड़काऊ भाषण का। और जेलर है जो कि इंचार्ज है सभी इनमेट्स का, सभी अंडर ट्रायल्स का, सभी कॉन्विक्ट्स का। वो जेलर 10 मिनट काल कोठरी इनको डेली मिलने आता था और जानते हैं क्या कहता था? सिर्फ ये कहता था कि जो बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज में जो तुम बार बार आवाज उठाते हो कि 70 बच्चे जो मरे उसमें अगर मैं जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार हो? तुम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करते हो वगैरह वगैरह, और योगी जी को कहते हो कि योगी जी इसमें जिम्मेदार है वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बात बोलना बंद कर दो, वरना हमेशा जेल में बैठे रहोगे, यहाँ ही सड़ते रहोगे। वो आवाज उठाना बंद कर दो तो जल्दी यहाँ से छूट जाओगे। ये जेलर आके उनको कहता था, किसके इशारों पे कहता था बताइए? क्या जेलर का ये काम है कहना? और जबकि इन पे केस था भड़काऊ भाषण का, बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज वाला जो केस है वो तो 3 साल पुराना था। ये देखिए, ये 5 पॉइंट्स ऑफ इलीगैलिटीज हुई है इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर कफील खान के साथ। हाँ, हाउ इज दिस अनएक्सेप्टेबल, आप ही बताइए।
एंड दैट टू अगेंस्ट अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी, जिसको एक नहीं, उसके बाद बता दो दूसरी कमेटी भी बनी थी उस वाले केस में, जिन्होंने पाया कि डॉक्टर कफील खान वाज द हीरो ऑफ द सिचुएशन। बताइए, ऐसे आदमी के साथ इस किस्म की प्रताड़ना। जी बिल्कुल, ये जो आप जो चीजें जो नैरेट कर रहे हैं, जी, उससे तो किसी के भी मन पे एक डर पैदा हो जाएगा कि जिस देश पे हम रहते हैं उस देश पे कानून का अगर इस तरीके से धज्जियां उड़ाया जाता है जी, और दुरुपयोग इस हो। तरीके जी से किसी भी एक बेगुनाह के ऊपर, मैं बेगुनाह ही हाँ, बोलूंगा क्योंकि जी अब तो जी, उनके एब्सोल्यूट। ऊपर कुछ हाई चार्जेस कोर्ट ने बनता तो नहीं। कहा है भाई बेगुनाह थे, हाँ, बिल्कुल बेगुनाह थे। जी कोर्ट ने बोला है, जी आपके मेरे बात से नहीं चलने वाला। जी कोई जी जी, कोई सरकारी आमला बोल देगा कि ये है हाँ वो है, उससे नहीं चलने वाला। जी, कोर्ट ने जब बोल दिया तो आज के डेट में उनके ऊपर कोई केस बनता नहीं है। कुछ नहीं तो कुछ नहीं। हाई कोर्ट, जी, ऐसे आदमी हाई के कोर्ट ने तो ऊपर जी ये, अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ चंदन जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये तक कहा है कि एनएसए का केस इन पे बनता ही नहीं था, और जो मैजिस्ट्रेट जिसने बनाया उसने सेलेक्टिवली इनकी स्पीच को रीड किया है। पूरी स्पीच को देखो तो इनकी स्पीच वाज अबाउट यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, इट वाज नॉट अबाउट भड़काना। बताइए, यस इट्स यस। अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जी बहुत बड़ा एक थप्पड़ है, मैं ये कह सकता हूँ। जी जी ये जो लाइंस है, ये दर्शाता है कि एक आदमी को जस्ट फॉर एनमिटी, मतलब यस, वो आपको सूट नहीं करता, इस आदमी का बातें या इस आदमी का विंडिक्टिवनेस। जी काम आपको सूट जी, नहीं करता, इसलिए आप इस आदमी के पीछे पड़ गए, इसका करियर करेक्ट तबाह कर दिए, इसका जिंदगी तबाह करने पे आप लगे हुए हो, यही बोल करेक्ट सकता हूँ। अब मैं करेक्ट। फाइनली, हमारा जी आज के टाइम ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो रहा है, हम लोग फिर से जी आएंगे और बात करेंगे। और डॉक्टर जी कफिल जी खान आज आ नहीं पाए जी क्योंकि उनका जी कनेक्टिविटी में इशू था। अगला जी, दिन हम डॉक्टर कफिल खान को भी लाएंगे, आपको फिर दोबारा जी, लाएंगे, हम इसके ऊपर फिर जरूर। चर्चा करेंगे। फाइनली मैं आपको पूछना चाहता हूं, जी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया कि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, उनको एनएसए तो नहीं बनता, उनके ऊपर जी इलीगली एनएसए लगाया गया, जी सिलेक्टिवली लगाया गया, और उन्होंने जी जो जो बातें लिखी है वो इन्होंने बोला ही नहीं है, ये जब बातें इस लेवल पे आ गया, अब मैं जानना चाहता हूं, एक आदमी, वो कोई डकायत नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई चोर नहीं है, उनको जो फरवरी से अब तक 7-8 महीना अपने अंदर रखे, इतने यातनाएं दी है, उनके पास, डॉक्टर कफिल खान के पास क्या लीगल रेमेडी बनता है कि वो उनके खिलाफ, ये सब षड्यंत्र करने वाले ही मैं बोलूंगा कि इनके खिलाफ वो कोई लीगल स्टेप ले सकता है? कोई लीगल रेमेडी इनके पास इस टाइम है? क्या वो कर सकते हैं? जी, इनके पास 2 से 3 रेमेडीज हैं, मैं बता सकता हूं आपको। डॉक्टर कफील खान एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही में केस डाल सकते हैं या रिट डाल सकते हैं, जिसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें, जिसमें वो रिक्वेस्ट करें, हाँ प्रे करें कि एक इंक्वायरी ऑर्डर हो, जिसमें यूपी स्टेट गवर्नमेंट और वो एसटीएफ ऑफिशियल्स, हाँ जिन्होंने इनके साथ प्रताड़ना करी, एक इंक्वायरी ऑर्डर हो इनके केस को लेकर के। और क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की इतनी अच्छी जजमेंट आई है इनके फेवर में, जिसने डिटेल किया है कि कैसे इनको फंसाया गया, वो जजमेंट के बेसिस पे वो उसको अटैच करे, अनेक्स करे, और इसमें इंक्वायरी ऑर्डर हो सकती है। पहली बात, इंक्वायरी ऑर्डर होगी, फिर जांच होगी, और उसके बाद ये एसटीएफ के ऑफिसर वगैरह जिन्होंने टॉर्चर किया, हाँ जैसे जांच हो, पता चले, रिपोर्ट सबमिट होगी, और फिर इनकी सस्पेंशन हो सकती है, नौकरी भी जा सकती है, सैलरी भी डॉक हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, खास करके वो एसटीएफ ऑफिसर जिन्होंने इनको मारा पीटा है। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। सेकंड, ऑफ कोर्स यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ भी जांच हो सकती है, इसमें हो सकती है, और जो भी इसमें पाया जाएगा दोषी, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट एक्शन ले सकता है। ये एक हो गया। दूसरी बात मैं बता दूं, देयर इज बीन अ प्रेसिडेंस, हालांकि इस देश में अभी भी ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन मैं बता दूं, डॉक्टर कफील खान अगर कॉम्पनसेशन भी मांगना चाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट से, ठीक है, एक सिविल केस का कॉम्पनसेशन डाल सकते हैं, या वाया रिट भी जांच के साथ साथ एक प्रेयर में बोले कि मुझे कॉम्पनसेट किया जाए, ये जो प्रताड़ना हुई है मेरे 7 और 8 महीने जो मुझे सफर करना पड़ा। तो इसमें देयर आर प्रेसिडेंट्स वेयर ज्यादा नहीं, फिर भी ऐसे केसेस में 1 करोड़ रुपए तक का, मैं तो मानता हूं इनको 10 करोड़ रुपए तक का केस डालना चाहिए, लेकिन 1 करोड़ रुपए तक का कोर्ट ने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लोगों को कॉम्पनसेशन मिली है, जब इस किस्म की मैलिशियस प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ की गई है।
स्पेशली अगेंस्ट समबडी जो कि सिविल सोसाइटी से आता है, जिसका नाम वगैरह है, तो वो ये भी कर सकते हैं। और तीसरा एक और चीज जो उनको डेफिनेटली करनी चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में उनको एक केस डालना चाहिए इसके बारे में। सेम चीज है कि जांच हो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, क्योंकि खुद की उनकी टीम होती है, कमेटी होती है जो कि ये सारी चीजों में अपने बल पे जांच कर सकती है वगैरह वगैरह। वो जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर वो रिपोर्ट से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। आप फिर उस रिपोर्ट को लेकर के आप हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, तो आपका केस ऑफ कॉम्पनसेशन बढ़ जाता है, बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। इस किस्म की लीगल रेमेडीज हैं जो डॉक्टर कफील खान के फैमिली एक्सरसाइज कर सकती है। और मेरा मानना है करना चाहिए, लेकिन पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए भारत में आदमी डर जाता है, जो इतना झेल के आया है ऑलरेडी, उसकी अब कितनी शक्ति और रह गई है कि वापस मैं जाऊं और लड़ूं इन्हीं लोगों से। तो वो डिसीजन उनका है और मैं रिस्पेक्ट करूंगा आइदर विच में, हाउएवर ही एंड हिज फैमिली थिंक्स फिट। बिल्कुल जी। अब फाइनली आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, उनका रिलीज ऑर्डर होने के बाद जब वो रिलीज हुए, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश नहीं गया, वो सीधा राजस्थान की ओर गए। राजस्थान इसलिए गए राजस्थान में, वो ये कहते थे कि हमें डर है कि हम अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहां पे फिर से मेरे को फंसाने का कोशिश करेंगे और किसी ना किसी तरीके से मेरा जिंदगी फिर खतरे में आ जाएगा। क्या आप समझते हैं कि उनको उत्तर प्रदेश में अभी हाल में वापस आना चाहिए, या अभी फिलहाल उनको उत्तर प्रदेश से मतलब बाहर ही रहना चाहिए? क्या समझते हैं? मैं जवाब देता हूं। पहली बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इस जवाब से लिंक्ड है ये बात, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो बीआरडीबी वाला केस था जिसमें वो बरी हो गए, दो कमेटियां बैठी, उन्होंने उनको हीरो पाया वगैरह वगैरह, फिर हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया। मैं बताना चाहूंगा उनकी जो सस्पेंशन हुई थी 2017 में एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज, सात और डॉक्टर्स की हुई थी। वो सभी 7 और डॉक्टर्स जिनकी सस्पेंशन हुई थी, उनकी सस्पेंशन रिवोक हो गई है, उनकी नौकरियां वापस आ गई हैं। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कफील खान, जिन्होंने आवाज उठानी शुरू करी यूपी सरकार के खिलाफ, डॉक्टर कफील खान को आज तक वापस वो नौकरी मिली नहीं है, वो सस्पेंडेड है। ठीक है, तो पहली बात तो जो इनका जॉब है जिसमें सैलरी मिलता है, जॉब है बीआरडीबी मेडिकल कॉलेज में एज अ डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, वो जॉब में वो सस्पेंडेड है, तो वो जॉब उनकी है नहीं। वो आज भी सरकार के साथ है लेकिन जॉब है नहीं, सस्पेंडेड है। आज भी एनएसए के बाद, इस जजमेंट के बाद भी उनको जॉब वापस मिली नहीं है। वो मांग रहे हैं यूपी सरकार से कि जॉब तो दो, अगर जॉब मिलेगी तो यूपी में गोरखपुर में जाके वो अपना काम करेंगे। जॉब ही नहीं है उनके पास। वो अब तक जो काम कर रहे हैं वो वॉलंटियर बेसिस पे कर रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, 105 कैंप्स लगा चुके हैं बच्चों के वगैरह, वॉलंटियर बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं। अब मैं सेकंड बात पे आता हूं, जो आपने कहा कि क्या उन्होंने सही किया राजस्थान जाना वगैरह। देखिए मेरा मानना है, मैं ऑफ कोर्स डिसीजन उनका है, उनके परिवार का है, लेकिन अंडर दी सर्कमस्टेंस मैं अग्री करता हूं उनका सही डिसीजन है। यूपी की सरकार, योगी सरकार बहुत ही विंडिक्टिव सरकार है। डॉक्टर कफील खान ने पर्सनली सफर किया है, 9 महीने उस समय जेल, 8 महीने इस बार जेल, और उस 9 महीने के बाद भी 2 महीने के लिए बीच में फिर वो जेल गए थे। टोटल ऑलमोस्ट 2 साल झेल चुके हैं। वो इंसान जिनको उस केस में भी और इस केस में भी, दोनों में बाइज्जत बरी किया गया, उसमें कहा गया हीरो, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि झूठा केस उनके खिलाफ लगाया गया था और आज भी सस्पेंडेड है। तो अगर वो यहाँ पे यूपी ही में रहते हैं तो रूल आउट नहीं किया जा सकता कि योगी सरकार फिर किसी झूठे केस में उनको फंसाए, या पता नहीं। यूपी में तो देखिए कुछ भी होता है, जंगल राज है। कल उनपे कोई अटेम्प्ट हो, उनके ब्रदर पे गोलियां चल चुकी हैं, कल कोई और अटेम्प्ट हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो ही डज नॉट फील सेफ। दैट इज व्हाई ही इज गॉन टू जयपुर, टू राजस्थान। वहां अशोक गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ही फील सेफर, व्हाई नॉट। So I am with him on this. I think he is doing the right thing. जी। आपसे आखिरी सवाल। जी। आपने बोला वहां पे जंगल राज है, डॉक्टर कफील खान जैसे एक डॉक्टर जिनको हीरोइक एक स्पेस मिलना चाहिए था, प्लेस मिलना चाहिए था, जिनको सैल्यूट मिलना चाहिए, लोगों के अंदर काम करने का उनको और उत्साह देना चाहिए था, आज वो आपने बोला लगभग 2 साल तक जेल रहे। जी। एक क्राइम के लिए उनको 2 साल तक जेल में रहना पड़ा, जो क्राइम इन्होंने किया ही नहीं कभी।
जी करेक्ट। ऐसा एक सिचुएशन में आज डॉक्टर कफील खान ने ये बोला कि मैं अपना आवाज को दबने नहीं दूंगा। हाँ करेक्ट। उन्होंने एसटीएफ को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इनका एनकाउंटर नहीं किया। हाँ। और वो आज यूपी से बाहर है, राजस्थान में है। आपने बोला वह जंगल राज है, वो सही है कि वो उधर रहे, आप उनका सम्मान करते हैं डिसीजन का। वहां के लोगों का क्या मानना है? आम लोग जो है दिल्ली का या सॉरी यूपी के या गोरखपुर के, क्योंकि वो गोरखपुर का बीआरडी हॉस्पिटल में थे। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, आखिर में हमारे दर्शकों को बताइए वहां के लोग, आम लोग क्या सोचते हैं डॉक्टर कफील खान को लेकर? जी बहुत अच्छा सवाल है चंदन जी। यही कहना चाहूंगा कि यूपी खास करके गोरखपुर जहाँ से वो आते हैं, डॉक्टर कफील खान इज वेरी वेरी पॉपुलर। देखिए पब्लिक सब जानती है, हाँ, तो पब्लिक उनको एक हीरो की तरह आज मानती है, बहुत इज्जत देती है, ठीक है। उनके परिवार को मतलब लिटरली पीपल हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स फॉर दिस मैन, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया बट इवन ग्राउंड पे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट है। ये फैक्ट है। लेकिन आप भी जानते हैं, देखिए क्या बताया जाए कि पब्लिक सपोर्ट तो आपको हो, लेकिन अगर जंगल राज हो, लॉलेसनेस हो किसी स्टेट में, और स्टेट के जो करता धरता हो वही आपको पसंद नहीं करते, तो फिर आपकी लाइफ इज ऑलवेज अंडर थ्रेट, ऑलवेज अंडर थ्रेट। तो बट पॉपुलैरिटी बहुत है डॉक्टर कफील खान की, नो डाउट अबाउट इट। ही इज लिटरली अ सेंसेशन टुडे। एंड इस बार की जेल के बाद और ये जो जजमेंट आई उनके फेवर में, तो उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। ही इज इवन बिगर नाउ। जी धन्यवाद एडवोकेट अनुपम त्रिपाठी जी, आप हमारे चैनल पे आए और हमें पूरे केस के बारे में जानकारी दी, डॉक्टर कफील खान के बारे में बताया, और इन एट लेंथ आपने डिस्कस की है। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक है उनको काफी सारे ऐसे जानकारियां मिली जो उधर पहुंचते नहीं है इधर, और उनके पास जाते नहीं है। आपको बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर वापस आएंगे और एक किसी इशू में आपको ले आएंगे, और साथ में अगले कुछ दिन के अंदर डॉक्टर कफील खान के साथ हम एक शो करने की कोशिश करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस खबर में आने के लिए। थैंक यू सो मच चंदन जी फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू। आज के আমাদের সাথে দিল্লির এনসিআর নয়ডার অধিবাসী, নয়ডায় থাকেন উনি সুপ্রিম কোর্টের অধিবক্তা অনুপম ত্রিপাঠী আমাদের সাথে ছিলেন। উনি কফিল খানের মামলাটা যে সমস্ত উকিলরা দেখছিলেন তার মধ্যে উনিও একজন। ওনার কাছ থেকে আমরা আজকে জানতে পারলাম ডক্টর কফিল খানের সেই করুণ কাহিনী, কিভাবে সরকার একজন নিরীহ একজন ডাক্তারকে, যার কোনো দোষ নেই, বিনা দোষে কিভাবে প্রায় 2 বছর 18 মাস জেলের চক্কর লাগাতে পারেন, কিভাবে তার সাথে অন্যায় হয়েছে, মারপিট হয়েছে, বেআইনি ভাবে তাকে আটকে রাখা হয়েছে, এবং সবশেষে আজকে যখন ডক্টর কফিল খানকে ছাড়া হয়েছে, সেই জাজমেন্টটা যদি আপনারা পড়েন আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। চিফ জাস্টিস এলাহাবাদ হাইকোর্টের পরিষ্কার বলেছেন যে ডক্টর কফিল খানের উপরে অন্যায়ভাবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট লাগানো হয়েছে। আমরা এইরকম কালো আইনেরও বিরোধী, এবং আমরা কখনোই চাইব না কোনো নিরীহ, নিষ্পাপ এবং যে কখনো কোনো অপরাধ করেনি যে এই জাতীয়, তার উপরে এই জাতীয় কাজ হোক। ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতকে দেখে সমস্ত পৃথিবীতে আমরা গর্ব করি যে এখানে আমাদের আইনের প্রতিষ্ঠা আছে। অনুপম ত্রিপাঠী বলে গেছেন উত্তরপ্রদেশ একটা রাজ্য যেখানে এই মুহূর্তে ললেসনেস, কোনো আইন নেই, জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। আমরা আজকে এই লাইভ থেকে যাওয়ার আগে এটাই আশা করে যাব, এই দেশ আবার সুন্দর হবে, এই দেশের শাসন ব্যবস্থা আবার সুন্দর হবে, কারোর উপরে কখনো কোনো অন্যায় হবে না, এবং যদি অন্যায় হয় সবাই মিলে এই দেশের জনগণ রুখে দাঁড়াবে, রাষ্ট্রকে, রাজ্যকে এবং রাজাকে জানান দেবে আমরা আছি।
ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ, নমস্কার। আবার আসবো। আজকে কাফিল খানকে আনার চেষ্টা করেছিলাম, উনি আসতে পারেননি, ওনার কানেক্টিভিটি নেই যেখানে আছেন, কিন্তু আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ওনাকে আমরা আবার নিয়ে আসবো আরেকটি অনুষ্ঠান ডক্টর কাফিল খানকে নিয়ে, এবং সেখানে আমরা চেষ্টা করব ডক্টর কাফিল খানকে সশরীরে আনার জন্য। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ, নমস্কার। আপনারা দেখছিলেন এক্সপ্রেস খবর, বাক স্বাধীনতা। শুভরাত্রি।